सभी को नमस्कार। हाय। आगे आ जाइए दीदी। ठीक है। तो जो कल हमारी चर्चाएं हुई या पिछले 4 दिनों में जितनी चर्चाएं हुई है ना, उनको लेके कोई शेयरिंग हो या कोई आप में स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो आपका स्वागत है। माइक ले लीजिए आप। एक ये 57 पेज पर एक है कि इसी स्वरूप में निहित भारवश एक परमाणु दूसरे परमाणु को पहचानते हुए एकत्रित होते हैं, इसे हम अणु कहते हैं। तो ये परमाणु में जो पहचानते हैं वो भारवश पहचानते हैं। हाँ, तो जड़ परमाणु में जो पहचान है भार के आधार पे। संगठन जो है, संगठन का जो सबसे पहला स्वरूप है वो भार बंधन के रूप में है ना। तो एक ही परमाणु दूसरे परमाणु के प्रति आकर्षित होता है भार के आधार पे। भार जो है चुंबकीयता के आधार पे रहता है, इधर चुंबकीय बल के आधार पे। जी, है ना। तो दोनों चुंबकीय हैं तो इस आधार पे उनके अंदर आकर्षण हो जाता है, साथ हो जाते हैं। दूसरा जो सहवास है वो उसके अंदर अणु बंधन के रूप में होता है, जिसमें वो एक आचरण करता हुआ परमाणु और दूसरा आचरण करता हुआ दूसरा परमाणु, दोनों अपने अपने आचरण को त्याग के, है ना, नए आचरण को जो प्रकाशित करते हैं उसमें अणुबंधन में वो देखने को मिलता है ना। तो अणुबंधन में एककीय सहवास भी है और विजातीय सहवास भी। विजातीय में योग जिसको बोला था, है ना। ठीक है, ऐसे। भैया कल जब हमने नियम की बात की तो मानव के अर्थ में मैं ऐसा सोच रहा था, चेक करना था कि जब जो हमने 3 नियम बताए थे, प्राकृतिक नियम, सामाजिक नियम और बौद्धिक नियम, तो जो हम परिभाषा कह रहे थे कि नियम ही न्याय है, तो अगर हम इन तीनों नियमों को फॉलो करते हैं तो हमने न्याय किया है, ऐसा हम कह सकते हैं। मीन्स उसका अगर हम निश्चित आचरण करें तो हम न्याय कर रहे हैं, ऐसा ऐसा कहना उचित है। हाँ, यह न्याय पूर्वक जीने में बौद्धिक नियम, है ना, विचार काल में रहते हैं, है ना, व्यवहार काल में सामाजिक नियम रहते हैं और कार्य करते समय प्राकृतिक नियमों का हम पालन करते हैं इस रूप में। नेक्स्ट, फिर उसके बाद अगर हम नियंत्रण की जब अब बात करें हम, तो इसका मतलब अगर कोई एक व्यक्ति अगर वो नियम को फॉलो कर रहा है तो नियंत्रण नहीं बना। इसका मतलब वो किसी पीढ़ी में अगर वो ट्रांसमिट हो जाता है तो ही उसको हम नियंत्रण कह सकते हैं। हाँ, तो उसको क्या कहते हैं कि व्यक्ति में होना, उसमें नियम प्रधान है ना। जब उसका मल्टीप्लिकेशन शुरू हुआ शिक्षा के माध्यम से ही, व्यवस्था के माध्यम से, है ना, तो अब वो नियंत्रण प्रधान होना शुरू हो गया, नियंत्रण के स्वरूप में आने लग गया। ऐसा कहना कि नियंत्रण नहीं होगा ठीक भाषा नहीं है ना। एक व्यक्ति भी नियंत्रित रहता है, लेकिन नियंत्रण का पूरा स्वरूप में परम वो व्यवस्था के अर्थ में, सामाजिकता के अर्थ में जो लोकव्यापीकरण है और उसके अनुरूप अनेक लोगों का आचरण होते जाना, ये नियंत्रण है ना, परंपरा बनने के अर्थ में। एप्लीकेशन उसमें प्राधान्य हो जाता है। जी, इसलिए मल्टीप्लिकेशन के लिए ही शिक्षा और व्यवस्था। मूल में तो व्यवस्था ही चाहिए उसके लिए, इसलिए व्यवस्था को ही धर्म से जोड़ा है। जी, है ना। देखिए, समाधान बराबर सुख और समाधान दृष्टि बराबर धर्म की दृष्टि, है ना। धर्म पूर्वक ही जीना सुखदायी है।
तो तीन शब्द आते हैं, सुख आता है, समाधान आता है, धर्म आता है, और एक और व्यवस्था। ये चारों के चारों एक साथ जुड़े हुए हैं। सुख मानव में अनुभव के रूप में बनता है जब वो समाधान पूर्वक जीता है। समाधान पूर्वक जीने का मतलब है व्यवस्था अनुरूप जीना शुरू कर दिया, है ना। व्यवस्था में जीना ही सुख, व्यवस्था या में ना जीना या अव्यवस्था में जीना ही दुख, है ना। तो यह व्यवस्था को ना पहचानना यही दुख का कारण है। ठीक है। और क्योंकि सुख जो है सर्व मानव की कामना है ना, अपेक्षा है, तो सर्व शुभ में ही सबका सुख है। इसलिए सर्व शुभ जो होता है वो व्यवस्था में ही होता है। सर्व शुभ के लिए ही तो व्यवस्था चाहिए, है ना। तो सर्व शुभ में ही सुख है, एक का भी और अनेक का भी। तो सर्व शुभ के अर्थ में ही व्यवस्था होती है। तो व्यवस्था को जान लेना, मान लेना, है ना, व्यवस्था अनुरूप विचार करना और व्यवस्था अनुरूप जीना। तो समाधान का अर्थ इतना ही है कि अनुभव, विचार, व्यवहार और कार्य में एक रूपता। मानव के जो चारों आयाम हैं इसमें एक रूपता, इसका नाम समाधान है। यही व्यवस्था में जीना है। मानव स्वयं की व्यवस्था में जीने लगता है तो ये हो गया स्वयं में त्व सहित व्यवस्था, जो सहस्तित्व की परिभाषा थी। अब इसके आधार पे समग्र व्यवस्था में भागीदारी कर पाता है। पहले परिवार में भागीदारी कर पाता है, फिर समाज में भागीदारी कर पाता है, फिर विश्व व्यवस्था में भागीदारी कर पाता है ना। तो यही सुख का स्वरूप है, यही समाधान का स्वरूप है, यही धर्म दृष्टि है। इसी में सही और गलत तय होता है। धर्म की दृष्टि का एक ये भी अर्थ है कि धर्म अधर्म, इसमें उसको देख पाना कि ये धर्म के अर्थ में है और ये अधर्म के अर्थ में है ना। तो सही गलत का जो भेद है वही धर्म की दृष्टि है ना। धर्म यानी सही, अधर्म यानी गलत। तो व्यवस्था के रेफरेंस में ही सही गलत को तय कर पाते हैं, है ना। अभी जो जितना सही गलत हम तय करते हैं वो प्रिय हित लाभ के अर्थ में करते हैं, है ना। आप देखिए, एक थॉट एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। आप सब अपना कोई रिसेंटली कोई लिया हुआ निर्णय को ध्यान में लाइए, कोई भी निर्णय आगे ध्यान में। अब इस निर्णय को लेने का आधार क्या है, इसको चेक करिए। इसको देखेंगे तो प्रिय हित लाभ, इसके अलावा और कोई निर्णय नहीं। आप एक निर्णय देख लीजिए, 2 देख लीजिए, 10 देख लीजिए, या तो प्रिय आधार है उसका, मेरे किसी को बताने की जरूरत नहीं, आपने में चेक करिए, हर व्यक्ति तो या तो प्रिय आधार होता है या हित आधार होता है, यानी शरीर की अनुकूलता, है ना। प्रिय क्या है, इंद्रिय अनुकूलता। हित क्या है, शरीर के स्वास्थ्य की अनुकूलता। और साधन अनुकूलता, ये है लाभ। इन 3 के आधार पर ही होता है निर्णय, है ना। तो सही गलत का और कोई आधार नहीं बनता। प्रिय, मेरा प्रिय और आपका प्रिय से समान नहीं हो सकते, अलग अलग ही होते हैं, है ना। तो इससे कोई व्यवस्था का स्वरूप निकलता नहीं। हित भी, मेरे को जो अनुकूल आता है, आपको जो अनुकूल आता है, इसमें भी अंतर रहता है, ये भी कोई व्यवस्था का आधार बनता नहीं है ना। और लाभ तो हो ही नहीं सकता, मेरा लाभ आपकी हानि है, आपका लाभ मेरी हानि, है ना। तो इसमें भी कोई व्यवस्था का आधार नहीं बनता है जिसमें दोनों का, है ना, संरक्षण हो, जिसमें दोनों का पोषण हो। इससे कम में तृप्ति नहीं होगी। अगर मेरा शोषण होगा तो मेरी तृप्ति नहीं होगी, आपका शोषण होगा तो आपकी तृप्ति, तो दोनों का पोषण कैसे हो, है ना। इसी को तो व्यवस्था कहेंगे, ठीक है, जिसकी हम कल संतुलन के अर्थ में बात कर रहे थे। तो व्यवस्था ही संतुलन है।
इसलिए व्यवस्था की ही स्थिरता है, उसी की निरंतरता है और उसी की परंपरा है। ठीक है, तो सुख, समाधान, धर्म, व्यवस्था, ये चारों कैसे जुड़े हैं इसको थोड़ा सा देख। ठीक है, व्यवस्था ही संतुलन है। व्यवस्था में जीते हम तो संतुलित रहते हैं, तो व्यवस्था ही संतुलन है। कोई भी चीज संतुलित है वो व्यवस्थित है। शरीर व्यवस्थित है तो हम स्वस्थ हैं, यही संतुलन है ना। हमारा भोजन, हमारा दिनचर्या, है ना, जो भी है ये अगर व्यवस्थित है तो ही तो संतुलित है। व्यवस्थित होने का मतलब क्या है? नियम, नियंत्रण, संतुलन पूर्वक होना और रहना, सब आता है, तीनों ही आते हैं। देखिए, गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया है ना, तो नियंत्रण में नियम समाया ही है और संतुलन में नियंत्रण और नियम समाया ही है ना। जैसे पदार्थ अवस्था के सभी गुण, रूप गुण स्वभाव धर्म प्राणावस्था में समाये हैं। जीवावस्था में पदार्थ अवस्था प्राणावस्था के रूप गुण स्वभाव धर्म समाये हैं और ज्ञानावस्था में नीचे की तीनों अवस्थाओं के रूप गुण स्वभाव धर्म समाये हैं। नियंत्रण में व्यवस्था के ही तो तीनों हैं स्वरूप, नियम प्रधान व्यवस्था, नियंत्रण प्रधान व्यवस्था और संतुलन प्रधान व्यवस्था, है ना। उसी का व्यवस्था का, क्योंकि व्यवस्था भी अपने में एक डायनेमिक चीज है। तो पहले हम नियम के आधार पे व्यवस्थित हुए, फिर नियम और नियंत्रण के आधार पे व्यवस्थित हुए, फिर नियम और नियम नियंत्रण संतुलन के आधार पे जब व्यवस्थित होते हैं तब उसकी निरंतरता। अब ये पूरा हो गया, इसको बोला आचरण पूर्णता। नियम, नियंत्रण, संतुलन के आधार पे, यानी न्याय, धर्म, सत्य। हाँ, ठीक है जी दीदी। भैया, अनुभवगामी विधि से जब चलेंगे जी, तब जो हम नियम, नियंत्रण, संतुलन और न्याय, धर्म, सत्य को समझेंगे, और अनुभव के बाद जब अनुभव मूलक विधि से आएंगे जी, तब जो उसको हम अनुभव करेंगे, तो उन दोनों में फर्क क्या होगा? ठीक है। तो पहले तो हम अनुभवगामी विधि का मतलब क्या है? अनुभव को प्राप्त करने के लिए जो विधि है उसको अनुभवगामी विधि कह रहे हैं। अनुभव मूलक विधि क्या है? जिसमें अनुभव आधार है, यानी अनुभव संपन्न हो गए हैं, इस आधार पे जो कुछ करते हैं उसको अनुभव मूलक विधि कहते हैं। ठीक है। अब सही बात है, अनुभव संपन्न होने के लिए, अनुभव ज्ञान संपन्न होने के लिए हम नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य का अध्ययन करेंगे, है ना। अध्ययन करेंगे, अध्ययन क्रम में कुछ अभ्यास करेंगे और वहां तक पहुंचेंगे। ठीक। अनुभव मूलक विधि में हम इनको, क्योंकि अध्ययन करके हम अनुभव में आ गए, अब हमें पता चल गया है नियम क्या है, नियंत्रण क्या है, संतुलन क्या है, न्याय, धर्म, सत्य क्या है। अब इनको जीने में प्रमाणित करेंगे, है ना। तो नियम पूर्वक जिएंगे, ये नियम का प्रमाण होगा। नियंत्रण पूर्वक जिएंगे, नियंत्रण का प्रमाण होगा। संतुलन पूर्वक जिएंगे, ये संतुलन का प्रमाण होगा। न्याय, इसी को मानव में न्याय, धर्म, सत्य पूर्वक जिएंगे को बोला, है ना। प्रकृति के साथ नियम, नियंत्रण, संतुलन को बना के रखेंगे, मानव के साथ न्याय, धर्म, सत्य को बना के रखेंगे, प्रमाणित करेंगे, बना के रखेंगे। मतलब तो भैया, साक्षात्कार या बोध तक जब पहुंचेंगे तब भी वो प्रमाणित करके ही हम पहुंचेंगे ना, कि तभी वो स्थिर होगा ना हम में? नहीं, देखिए, अध्ययन काल एक अलग चीज है। अध्ययन काल में आपको पूरा स्पष्ट नहीं होता है, मतलब
जीने का स्वरूप पूरा स्पष्ट नहीं होता। समझने के लिए जितना चाहिए वो स्पष्ट होता जाता है ना। तो मेथड क्या है कि हम एक थ्रेड पकड़ के अनुभव तक पहुंच जाएं, फिर अनुभव से सारे थ्रेड जुड़े हुए हैं, सभी आयाम जुड़े हुए हैं, सारी स्थितियां जुड़ी हुई हैं, है ना। आप 9 प्रकार के कर्म करने के लिए वो हो गए। इसमें क्या है, इसमें केवल आप वहां तक अनुभव तक पहुंचने के लिए प्रयास कर रहे हो, तो उसका अभ्यास भी सीमित ही है। देखिए, अनुभव से पहले अगर हम अनुभव के पूरे स्वरूप का अभ्यास कर लेंगे तो अनुभव की आवश्यकता क्या है ना। अगर हम सभी चारों आयाम में, पांचों स्थितियों में, 9 प्रकार के कर्मों सभी में अगर हम अनुभव के रोशनी को ले आते हैं अनुभव से पहले, तो फिर अनुभव की आवश्यकता क्या बनी। तो अध्ययन काल जो है, यानी अनुभवगामी विधि में हमें सूचना मिलती है। सूचना जो है उसका हम शोध करते हैं, उस शोध के क्रम में हमें साक्षात्कार बोध अनुभव होता है। साक्षात्कार बोध अनुभव एक थ्रेड है अनुभव ज्ञान तक पहुंचने के लिए, है ना। जीवन की प्रत्यावर्तन क्रियाओं को हम मतलब जागृत करते हुए आगे बढ़ते हैं, है ना। जीना जो है वो परावर्तन है, निरंतरता में परावर्तन, ठीक है ना। तो ये अंतर है इसमें, अनुभवगामी और अनुभव मूलक में। अनुभव से पहले अनुभव पूर्वक जीना संभव नहीं है ना। तो अनुभव से पहले अनुभव की प्रेरणा में जीना संभव है, जो कि हमारे को अध्यापक या शिक्षक या गुरु से प्राप्त होती है। उनसे जो प्रेरणा मिलती है उसका अनुमान हम में बनता है। बोलते हैं समाधानपूर्ण विचार, तो हम उस पर शोध करते हैं, तो हमारा अनुमान होता है। अनुमान को बोलते हैं भास, आभास, प्रतीति, है ना। तो भास शब्द के से जो भास होता है केवल शब्द सुनने से, है ना। किसी से भी पूछिए न्याय होना चाहिए, अन्याय होना चाहिए, बच्चे से भी पूछिए, सब बोलते हैं न्याय होना चाहिए, है ना। तो न्याय होना, अभी उसका न्याय का अर्थ मालूम है क्या, उसे नहीं मालूम है, फिर भी न्याय को चाहता है। ये शब्द के आधार पे, है ना। ये सबसे रूडिमेंट्री है, सबसे अविकसित रूप में हम भास की बात करें। इसमें भी आगे जाके वाक्यों के आधार पे और उन सब चीज, भाषा सुन के ही हमें ठीक लगता है ना। जैसे हम बोलते ही हैं पूरे विश्व का कल्याण होना चाहिए। विश्व का अर्थ नहीं पता है, कल्याण का अर्थ नहीं पता है, पर विश्व का कल्याण होना चाहिए, ये कामना हम करते ही हैं, है ना। ये भास के आधार पे करते हैं, ठीक है ना। अब आभास क्या है, इस भाषाओं की जो परिभाषाएं हमें मिलती हैं, इनका जब शोध करते हैं तो हमारा अनुमान और बेहतर होता है ना। कोई बोलता है न्याय, देखिए न्याय है संबंधों की पहचान, मूल्यों का निर्वाह, परस्पर मूल्यांकन, उभय तृप्ति। हम बोलते हैं वाह क्या बात है, देखिए कितना अच्छा बता दिया, ऐसा लगता है ना। तो जो पहले अर्थ मालूम था, जो पहले अर्थ का अनुमान था, उससे बेहतर अनुमान होने लगा, इसको बोला आभास। भास से अधिक गहराई में चले गए, स्पष्टता और बड़ी है ना, तो इसको बोला आभास। आभास के आधार पे हमारे निष्कर्ष आने लगते हैं। क्या निष्कर्ष आता है कि ऐसा जीना चाहिए, ऐसा जीना या नहीं जीना चाहिए। तो हमारा सब चीज़ों को, सूचनाओं को प्राप्त करके हमारे निष्कर्ष, हाँ ऐसा जीना है, मेरे को ऐसा ही जीना है। अगर ये संकल्प होता है या तीव्र इच्छा होती है हमें, तब फिर हम उसको जीने के लिए जब तत्पर होके न्याय करने जाते हैं पहली दफा, तो पता चलता है कि संबंध की पहचान क्या आप समझने की आवश्यकता बनी। अभी तक भाषा में हम खुश थे, हमें पता चल गया, जब जीने गए तब पता चला संबंध की पहचान, अरे ये क्या होता है ना। ये तो मैं तो आपको दीदी ही बोलता हूँ, आपको भाई ही बोलता हूँ, फिर भी न्याय नहीं कर पा रहा। तो संबंध की पहचान हुई कि नहीं हुई, है ना। फिर मूल्यों का निर्वाह, तो मैं तो बोलता हूँ मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूं। तो कृतज्ञ हूं बोलना और कृतज्ञता प्रमाणित होना, इसमें अंतर है। तो ये शोध का मुद्दा बनता है कि मैं तो बोला था आपको कि मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूं, मैं आपको थैंक यू भी बोलता हूँ, गुड मॉर्निंग भी बोलता हूँ, सब कुछ तो बोलता हूँ, है ना। आपसे अच्छा शिष्टतापूर्ण व्यवहार करता हूँ, फिर भी आप तृप्त नहीं हो, मैं भी तृप्त नहीं हूँ आपसे। तो फिर ये शोध का मुद्दा है कि फिर ये न्याय में क्या चूक हो रही है। तो जीने के अर्थ में पहली दफा जिज्ञासा उत्पन्न होती है। उससे पहले जो हम तर्क में कर रहे हैं ना सारा,
ये जिज्ञासा नहीं है। जिज्ञासा का अर्थ है जीने के अर्थ में जानने की प्यास। ठीक है ना? तो जब सूचनाएं हमारे पास पूरी हैं, सूचनाओं के शोध हमने कर लिया है, हमें निष्कर्ष के रूप में आया कि ऐसे ही जीना है। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जा रहे हैं। इम्प्लीमेंट करने का सूत्र एक ही है, न्याय। न्यायपूर्वक जीना। सबसे पहले मानव मानव के बीच में जो सहअस्तित्व है, इसी को पहचानने का, तो ये थ्रेड है जो हमारे को साक्षात्कार बोध अनुभव तक ले जाएगा। और ये सबको सुलभ है। मानव मानव परस्परता सबको प्राप्त है ना? और ये सबकी आवश्यकता भी है। न्याय की किसको आवश्यकता नहीं है ना? तो ये जो खिड़की खुलती है हमारी साक्षात्कार बोध अनुभव की, ये न्याय के अर्थ में खुलती है। ठीक है ना? तो इस थ्रेड को जब हम पकड़ते हैं कि हमें न्यायपूर्वक जीना है और फिर न्याय का शोध करने चलते हैं, तो सारी चीजें समझने की आवश्यकता बनती है। तो मानव को समझना है, फिर मानव का अध्ययन करना पड़ेगा, है ना? फिर मानव में जो 4 आयाम है, इसको समझना पड़ेगा। तो 4 आयाम आए तो अनुभव किसका होगा? तो पता है 3 ज्ञान के अर्थ में होगा। तो जीवन ज्ञान को समझना पड़ेगा, है ना? सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान को समझना पड़ेगा, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान को समझना पड़ेगा। तो सारा फिर सूचना तो पड़ी रहती है। तो अब उसमें घुसना, अब गहराई से जाना शुरू करते हैं। अब उसके अर्थ के मूल में जाना शुरू करते हैं। तो वहां पे साक्षात्कार बोध अनुभव की होना शुरू होता है। उससे हम पहुंचते हैं। ठीक है? तो सबसे ये लगता तो बहुत सारा, इसमें बातें बहुत सारी हो सकती हैं और बहुत फैला हुआ लगता है कहीं भी शुरू में, लेकिन सारा इंटरकनेक्टेड और सबका फोकस मिला के न्यायपूर्वक जीना, ये हमारे व्यवहारिक रूप में भी आवश्यकता है, तात्विक रूप में भी यही आवश्यकता है। इससे कम में हमारी तृप्ति नहीं है। तृप्ति का पहला स्वरूप हमारे को न्याय में ही मिलेगा। जैसा आपने अभी तक बताया वो मैं सुन रहा था, तो एक क्वेश्चन ऐसा आया कि जैसे ही जीने जाएंगे तो जीने से ही संस्कार बनते हैं, क्योंकि उसी के राह में आपने जैसे बताया साक्षात्कार बोध और आगे जाके अनुभव। तो वो जो जीना है भैया, एक ऐसी सूचना इससे पहले थी कि अध्ययन है वो अभी के जो स्ट्रक्चरल ढांचे खांचे में है उसमें रहकर भी हो सकता है, लेकिन उस अध्ययन की सूचना के अनुसार जैसे ही जीना शुरू करते हैं तो एक व्यवस्था की ज़रूरत है, और जो अभी के ढांचे खांचे है उसमें कितनी व्यवस्था अव्यवस्था है वो हम देख पाते हैं। तो वो अब हम यहाँ पे कंफ्यूजन है कि जो न्यायपूर्वक जीना है वो अव्यवस्था में किस हद तक हो सकता है, क्योंकि हम जिस तरीके से यहाँ पे समझ रहे हैं सब लोग, और उसमें जो कठिनाइयाँ आती है, जैसे ही अभी के स्ट्रक्चरल में जीने जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें इस तरीके से जीना है तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो संबंध पूर्वक जीना, ये वो एक्सेट्रा। तो अव्यवस्था में भैया क्या होता है कि ज़्यादातर जिम्मेदारी है वो हमारे ऊपर आ जाती है कि हमें ही ज़्यादा समझना, और ज़्यादा है वो अपनी तरीके से पार्टिसिपेशन, भागीदारी करनी पड़ती है, क्योंकि सामने वाले के पास अगर सूचना ही नहीं है, इस केस में बात करता हूँ, सूचना थोड़ी बहुत है तो हम आगे जाके निर्वाह कर लेते हैं। तो क्लियर कट क्वेश्चन ये है कि अव्यवस्था में न्याय का निर्वाह कैसे हो सकता है या हो सकता है? न्याय का परिभाषा क्या है? मतलब परस्पर संबंध की पहचान। इसके लिए क्या चीज की कमी है बताइए? भाव की कमी है। संबंध की पहचान के लिए आज की अव्यवस्था क्या बाधा बनती है? भाव की कमी है, ऐसा ही कहेंगे, है ना? तो वो तो अपने में भाव की कमी है जो उसको तो हम समझने से ही पूरा कर सकते हैं। अव्यवस्था तो कोई बाधा नहीं है इसमें, है ना? अगला भाग क्या है उसका परिभाषा का?